फेस बुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहरगी डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से है। दोपहर के इस खूबसूरत पहर में हाजी साहब समेत जो भी लोग हमें यहाँ पर देख रहे हैं उन्हीं सभी को मेरा सलाम, इस उम्मीद से कि जहाँ पर हो हमेशा खुशियों से हो और मुस्कुराते रहो। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज नए किरदार को आपके सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आज जो मेरे साथ है उसका नाम है हाजी खान फेरोश साइकिलिस्ट पीस के हवाले से। वो साइकिल पे मुख्तलिफ टूर्स कर चुका है और कराची से लेकर मुख्तलिफ जगहों तक वो जा चुका है और अमन का पैगाम ही देता है। मजीद हम उनका तारुफ उन्हीं की ज़बानी से पूछेंगे और पहले उसका तारुफ पूछेंगे, फिर उसका मिशन, फिर उसके बहुत से जो वाक़यात हैं, बातें हैं या बातचीत हैं वो उससे करेंगे। जी हाजी खान फिरोज साहब, आपको सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा अपने इस प्रोग्राम में और सलाम कहूंगा। जी आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिएगा। जो मैं मेहरबानी, अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिएगा कि आपका नाम क्या है, तालीम कितनी है, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, क्या करते हैं, जो मैं देख रहे हैं उनको तारुफ करा दीजिएगा। ठीक ठीक है बेटा, मेरा नाम तो आपने पहले बता दिया और मेरा ताल्लुक पठानों के कबीले यूसुफ दई से है और बेसिकली मेरा ताल्लुक सवाबी में एक कस्बा है हमारा छोटा लाहौर, जो बड़ा मशहूर कस्बा है। और यहाँ से अगर आप पंजाब की तरफ जाएंगे तो आपको इसी कस्बे से गुजर कर बरास्ता मोटरवे आप पंजाब में, और यही मोटरवे आगे जाकर अल्हम्दुलिल्लाह आज सक्कर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हम बिल्कुल दरिया सिंध के किनारे वाक़ हैं और दरिया सिंध हमारी पाकिस्तान की पहचान है और ये पूरे मुल्क से हो के कराची तक पहुंच जाता है। मेरी तालीम थोड़ी बहुत 10-12 जमातें पढ़ी हुई हैं, लेकिन जो तालीम हमने लोगों के साथ बैठ कर और लोगों के साथ मिलजुल कर सीखी है तो मेरा ख्याल है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा असासा है। और फिर आप जैसे बच्चे पढ़े लिखे और फिर रेहान अल्लाह वाला जैसे माशाल्लाह काबिल लोग जब आपकी ग्रुप में हो और आपकी दोस्तों में शामिल हो, तो सर रेहान भी हमें देख रहे हैं तो सर को बड़ा सलाम। तो फिर हम अपने आप को अनपढ़ नहीं समझते, क्योंकि अनपढ़ तो वो होता है कि जिनके बच्चे पढ़े लिखे न हो, जिनके भाई पढ़े लिखे न हो, जिनका कुंबा पढ़ा लिखा न हो। तो मेरा तो कुंबा माशाल्लाह बहुत पढ़ा लिखा है और वो मेरी बहुत बेहतरीन पजीराई और रहनुमाई कर रहे हैं। इसके बाद मैंने थोड़ी सी जॉब तकरीबन 33-34 साल मैंने TNT और PTCL और NTC इसमें से होते होते मैंने इस साल रिटायरमेंट ली है और अब मैं पेंशन पे हूँ। और 60 साल से पहले मैंने पेंशन लिया था कि मैं अपने आप को पाकिस्तान की किसी नए काम और मोहब्बत के लिए वक़्फ़ कर सकूँ। तो ये थोड़ा सा तारुफ था। बच्चे भी हैं माशाल्लाह, बच्चियां भी हैं और एक मजबूत फैमिली हमारी यहाँ पे मौजूद है जिसमें मेरे चच्चे, मेरे चच्चों के बच्चे, बच्चियां, फिर आगे औरों की रिश्तेदारियां। तो अगर कभी अल्लाह आपको मौका दे तो फैमिली एक बहुत बड़ा सहारा होती है इंसान का। कम से कम आपको तकलीफ में और किसी गम के मौके पे, किसी खुशी के मौके पे आपको इनका बेहतरीन सपोर्ट मिलता है। अच्छा हाजी साहब, आप ये बताएं कि आप PTCL में, जैसे आपने कहा मैं PTCL में था, तो उस हवाले से आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? और माशाल्लाह आपने रिटायरमेंट भी ली है, अभी पेंशन भी ले रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा PTCL का। बेटा जी, मैं आपको आज मैं सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर एक पूरा अपना वीडियो करूंगा, लेकिन बेटा मुझे से बंदे हर जगह अनफिट होते हैं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि या अल्लाह मैं अपने मौके में कौन सा काम था जो मैं नहीं करता था, लेकिन मुझे वो खातिर ख्वाह पजीराई वहाँ पे भी नहीं मिलती थी। और फिर जब आपका लोअर स्टाफ आपका साथ न दे और आपका लोअर स्टाफ किसी बड़े अफसर के चमचे हों तो फिर वहाँ नौकरी करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर मैं उसमें से देख रहा था कि मेरा कौन सा अच्छा टाइम गुजरा, तो मेरा 3 साल का मुल्तान का टाइम जो बिल्कुल स्टार्ट में था, और मेरे मिडिल का टाइम जो मेरा बिल्कुल हेडक्वार्टर में था, अफसरों के साथ, बड़े बड़े अफसरों के साथ बहुत अच्छा गुजरा। और मेरा आखिरी टाइम जो वो भी पिंडी इस्लामाबाद में था। तकरीबन आप बेटा जी कह सकते हैं कि इस 7-8 सालों के अलावा जब मैं तो मेरा टाइम खराब था।
یا جب میں اپنے سے نیچے لوگوں کے لیول کے ساتھ کام کرتا تو میں وہاں پہ خوش نہیں تھا. اور پھر جب میں نے حالات دیکھے کہ دن بدن ایسے حالات آ رہے ہیں کہ آپ کے لیے نوکری کرنی مشکل ہو جاتی ہے, تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا, اور الحمدللہ میں اپنے فیصلے پہ بہت خوش ہوں, کیونکہ مجھے اللہ نے ایک اور راستہ دیا ہوا ہے, اور وہ راستہ ہے اپنے بچوں کے پاس جانے کا, اپنے بچوں کے غم درد میں شریک ہونے کا. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میری یہ تکلیف ہے کیسے حل ہوگا, تو میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں, آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا, پھر میں نے اس لیے ریٹائرمنٹ لی. لیکن میں گورنمنٹ سروس سے بہت دل برداشتہ ہوں. میں نے کوشش نہیں کی کہ میرے بچے گورنمنٹ جاب میں چلے جائیں, اس لیے کہ مجھے وہاں سے کوئی اچھا تجربہ نہیں ملا. ماشاء اللہ, زبردست. اچھا حاجی صاحب, میرے خیال میں ہر کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہوگا, یقیناً میرا بھی وہ سوال ہوگا کہ آپ نے اپنا نام حاجی خان تو ٹھیک ہے, پھر سائیکلسٹ والا کیوں نام رکھا, اس کی کیا وجوہات ہے, کون سا ایسا آپ کو انٹرسٹ تھا جی, جس کی وجہ آپ سے نے یہ نام بیٹے آیا؟ بہت زبردست اس لیے کہا کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے کہ آپ نے اپنا نام حاجی خان فروش کیوں رکھا, تو میرے لیے اس کا جواب بڑا مشکل ہو جاتا, کیونکہ یہ نام تو پہلے کا رکھا ہوا تھا اور میں اس وقت اپنے ہوش حواس میں نہیں تھا. لیکن جب مجھے اپنے ہوش حواس کا پتہ چل گیا, تو پھر میں نے جان بوجھ کر, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو شاید اس طرح منظور تھا, میں نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو میں اسی نام میں اپنا پہچان کراؤں گا. میرے ڈپارٹمنٹ میں کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ حاجی خان فروش جو جھوٹ بولتا تھا, وہ حاجی خان فروش جو لوگوں سے پیسے کھاتا تھا, وہ حاجی خان فروش جو پراڑی تھا. کبھی آپ کو یہ نہیں, وہ کہے گا حاجی خان فروش نام جو بھی تھا لیکن بندہ کھرا تھا. اس کے بعد سائیکلسٹ تو اس طرح آ گیا کہ جب میں نے ایک جدوجہد شروع کی, مختلف مراحل سے ہوتے ہوتے جب میری سائیکل کی جدوجہد پیس میسج میں کنورٹ ہو گئی, اور میں اپنے ملک کے اندر ایک دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کرنے لگا, تو پھر میں کبھی ریحان اللہ والا سر کے مشورے پہ کہ آپ کے ساتھ اللہ یارا سائیکل والا لگا دوں, یہ کروں وہ کروں, لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں, پہچان تو میرا نام ہی میری پہچان ہے, صرف میرا نام بھی ایسا ہے کہ جو کسی اور کا نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سائیکلسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا پروفیشن یا آپ کا جو شعبہ ہے وہ کون سا ہے, تو میں نے سائیکلسٹ اس لیے لگا دیا. حالانکہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں, میں پریکٹس سے تو آؤٹ ہوں, لیکن میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں. اس کے علاوہ ٹیلی کام سے بھی میرا تعلق ہے, اور بھی کئی شعبے ہیں, لیکن سائیکلسٹ میری پہچان ہے, اور وہ اب میرے نام کا حصہ ہے. چاچا سائیکل بھی لوگ بولتے ہیں, سائیکل والا بابا بھی بولتے ہیں, اور یہ مختلف حوالے جو ہے وہ سائیکل کے ساتھ ہی ہے. اچھا حاجی صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں خیال ایسا آیا کہ آپ سائیکل کا مطلب سفر کریں اور مختلف جگہوں پہ جائیں؟ حال ہی میں آپ نے کراچی سے لے کر سفر کیا تھا سائیکلسٹ پر, مختلف شہروں میں گئے تھے امن کا پیغام لے کے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا تفصیلی بتائیں, آپ کو ایک خیال کیوں آیا, اور دوسرا آپ نے یہ سفر کیوں طے کیا, اتنا بڑا لمبا سفر اور اتنی عمر میں؟ جی حاجی صاحب. بیٹا جی, وہ کچھ کام انسان کے سوچ کے نہیں ہوتے. آپ گھر سے چلتے ہیں دودھ لانے کے لیے, لیکن آپ جب گھر واپس آتے ہیں تو آپ کے پاس دودھ کی جگہ دہی ہوتی ہے, یا دودھ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پھل فروٹ بھی ہوتا ہے. تو مقصد آپ کا یہی تھا کہ میں دودھ لینے جاتا ہوں, لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے تو کام وہی ہوتا ہے. میں بھی نکلا تھا کہ سائیکل نکالوں گا, پریکٹس کروں گا, درخواست دے دوں گا, اور مجھے اسی وقت وہ کہیں گے کہ ایسا بابا تو ہمیں چاہیے کہ یہ کام کرے, اور میں حج کے لیے سائیکل نکال لوں گا, اور میں جا کے حج عمرہ کر کے تو آ جاؤں گا, اور ایک کہوں گا کہ پاکستانی بابا نے یہ کام کر دیا, اور بس میری واہ واہ ہو جائے گی اور میں گھر بیٹھ جاؤں گا. یہ ایک خواب تھا, اس خواب کے پیچھے چلتا رہا, لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ پاکستان کے اندر خواب دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے. پہلے تو خواب دیکھنے کی پابندی ہے, اگر آپ نے خواب دیکھ بھی لیا تو سب سے پہلے گھر سے رکاوٹیں شروع ہوگی, پھر معاشرہ آپ کی رکاوٹ ہے, پھر معاشرے سے نکل کے آپ کے گورنمنٹ آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے گی, اور میرے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن پھر میں نے یہ دیکھا کہ اگر جو کام میرے بس میں ہے وہ تو میں کر سکتا ہوں, تو میں نے سب سے پہلا ایک ٹور کیا. ہمارے ہاں ادھر لاہور میں رائے بڑ کا اجتماع ہوتا ہے, تو میں وہاں پہ چلا گیا.
لیکن اس وقت میری مین مقصد وہی تھا کہ میں حج پہ جاؤں گا اور پاکستان کا نام روشن کروں گا. لیکن جب 2016 میں میرے ایک کزن ماموں کا بیٹا پروفیسر حامد حسین شہید باچا خان یونیورسٹی میں ایک دہشت گرد حملے میں شہید ہو گیا، تو پھر اس کے بعد میں نے کسی کو یہ باتیں نہیں کہی ہیں. آپ لوگوں سے انٹرویو پہ باتیں ہوتی لیکن میں نے اپنے خاندان میں کسی کو نہیں کہا تھا. تو میں نے پھر اپنی جدوجہد شروع کر دی پاکستان کا ایک پیسفل چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اور پاکستان کی محبت لوگوں کو دکھانے کے لیے دہشت گردی کے خلاف ایک پرامن جدوجہد جو بغیر کسی اسلحے کے ہو وہ میں نے شروع کی. اور میں نے پھر سائیکل نکال دی کہ میں دنیا کو دکھاؤں کہ یہ دیکھو یہاں سے میں گزر رہا ہوں اور یہ سارے بڑے پرامن اور پیسفل علاقے ہیں. اس میں نے اس وقت ایک ٹور کیا تھا. اس بھائی کے شہادت کے 10-15 دن کے بعد وہ تھا بنیر سوات کے علاقے کا جو اس وقت بڑا طالبان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد میں نے پھر لاہور، رائے گنج، مزار اقبال، سیالکوٹ، اور سب سے بڑا ٹور پھر میں نے پہلے کیا کراچی کا عبدالستار ایدھی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور وہ بھی آپ کے جو سندھ کا انڈس ہائی وے والا ایریا ہے اس پہ. اور پھر اس کے بعد اگلے سال میں نے ٹور کیا الحمدللہ 2018 میں کوئٹہ کا. تو کوئٹہ تو نام ہی کوئی نہیں لے سکتا تھا، اور میں نے کوئٹہ شہر تک پہنچ کی، پاکستان کا جھنڈا لہرایا. اور وہاں پر اس وقت میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ، لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان کی پوری ٹیم، ایف سی کے کمانڈر جنرل ندیم صاحب، اور یہ پوری ٹیم نے میرا جب وہاں استقبال کیا. پھر وہاں کے انجمن تاجران کے وفد نے اور وہاں کے شہریوں نے، تو میں اس دن کو آج تک نہیں بھولا ہوں. اور میری کوئی اطلاع ان کے پاس نہیں تھی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوئی ان کو اطلاع ملی تھی، بس انہوں نے راستے میں مجھے ٹریس کیا اور وہ اطلاعات ان کی پہنچتے پہنچتے تو 23 مارچ کو ہم نے وہاں پر ایک بہترین، انہوں نے مجھے وہ حیثیت دی کہ جو میں کہتا ہوں کہ اس کے میں قابل نہیں ہوں. ان کی کمانڈروں کی گاڑیاں میرے ساتھ ہوتی تھی، 2 کمانڈر باقاعدہ کرنل رینک کے میرے ساتھ تھے، 6 ان کی گاڑیاں میرے آگے پیچھے. میں نہیں کہہ سکتا کہ اس ناچیز کو ان لوگوں نے کیا حیثیت دی، اور میں بڑا خوش ہوا کہ ہاں واقعی جو جدوجہد میں کر رہا تھا لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. شہری آئے، انہوں نے وہ پور نچاور کیے. اب تو میں بیٹا جی سوشل میڈیا پہ آتا ہوں اور دوسری میڈیا سے خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا بچا رہا ہوں، کیونکہ اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا. میں نے تو کہا میری رپورٹیں ٹی وی پہ جائے گی، مختلف چینلوں پہ جائے گی اور گورنمنٹ مجھ سے رابطہ کرے گی. لیکن میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ میں اپنے اسپیکر صاحب کے پاس خود ملنے کے لیے گیا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے کبھی اپنے پاس بلانے کی کیا اس کو بولتے ہیں کہ تکلیف گوارا نہیں کی ہے. میرا کوئی ایم این اے ایم پی اے مجھ سے ملنے کے لیے کبھی نہیں آیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ بیٹا جی دیکھیں میں سچ بولتا ہوں، اور اس کے باوجود جو میری عزت ہے وہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ پھولوں کی قدر ان کو معلوم ہوتی ہے جو پھولوں کے شیدائی ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے، اور مجھے ابھی بہت لوگ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ لیول کے ہیں اے سی ڈی سی وغیرہ، انہوں نے میرے ساتھ کبھی رابطے بھی نہیں کی اور میں کبھی ان کے پاس جاتا بھی نہیں. حالانکہ میں ابھی اوستا محمد گیا تھا اسی ٹور میں، وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب پہلے مجھے خود ملنے آ رہے تھے، لیکن بعد میں مصروفیات کی بنا پر اس نے مجھے بلایا، اور میں جب ان کے دفتر گیا وہ مین گیٹ کے اوپر کھڑے تھے. اور بھی کئی جگہوں پہ بڑے بڑے لوگ جو اس علاقوں کے ہیں وہ مجھ سے ملنے آتے ہیں، میری پذیرائی کرتے ہیں. لیکن مجھے اس میڈیا کا بیٹا جی میں بس اب ختم کر رہا ہوں کہ مجھے اس ٹی وی چینل الیکٹرانک میڈیا کا جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میں نے کہا مجھے کیا ضرورت پڑے. میں نے لوگوں کے سامنے کہانیاں تو نہیں سنانی ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میری کہانی اس جگہ پہنچے جہاں سے مجھے اس کا کوئی فائدہ ہو. تو اب انشاءاللہ میں جدوجہد کروں گا ایک نئے انداز سے، اور گورنمنٹ کو مجبور کروں گا کہ وہ میرا ساتھ دیں گے اور میرے لیے باہر جانے کے راستے خود کو دیں گے. اچھا بابا جی، آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا ملتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟
बेटा जी देखो, जिस वक्त आपके ऊपर अल्लाह की नेमतें हों तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हम ऐसी कौम है कि जब हमारे पास नेमतें होती है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय नाशुक्री करते हैं। बच्चे की शादी होती है तो हम वहाँ पर क्या कुछ करते हैं, सालन, खाने पीने की अशिया की बेहुरमती करते हैं, गरीब को खाना नहीं देते। तो वो आप समझ लो कि खुशी का मौका जो शुक्र का था वो आपने नाशुक्री में कन्वर्ट कर दिया। जिस वक्त हमारे ऊपर तकलीफ आती है तो उस वक्त हमें अल्लाह और हमारा दीन कहता है कि हम सब्र करें। इंसानियत भी यही कहती है कि हम उस तकलीफ पे सब्र करें। वहाँ हम बेसब्री करते, वहाँ हम शिकवे शुरू करते, नहीं जी ये तो तकलीफ बीएम की तरफ से आई है, ये तकलीफ तो मुझे प्ला की तरफ से आई है। ना हम उस शुक्र को खैर में कन्वर्ट करते हैं, हम उस तकलीफ को खैर में कन्वर्ट करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे ऊपर तकलीफ आई है, हमारी फौज, हमारी आर्मी, हमारी पूरी कौम कुर्बानियाँ पेश कर रही है। मेरे बच्चे फौज में नहीं जा सके, कोशिश की थी नहीं जा सके। अब अगर वो गवर्नमेंट को या फौज को वो इस काबिल नहीं लगे कि वो वहाँ पे जाए तो मैं आर्मी में कैसी कुर्बानी पेश करूँ। जो मेरा बच्चा था और जो तालीम याफ्ता था, पीएचडी था, वो सरकारी गवर्नमेंट में गया और एजुकेशन में जाके उसने अपनी कुर्बानी पेश कर दी। तो मेरे बच्चे उस काबिल नहीं हैं। फिर मैंने कहा कि मैं खुद अपने अवाम के साथ, अपने फौज के साथ रोड पे रहूँगा। और रोड पे जब आया तो दुनिया ने देखा कि हाजी खान फरोज जहाँ से गुजर रहा है वहाँ से अमन का पैगाम भी दे रहा है। और फिर मैंने जब ये देखा कि हाजी खान फरोज अपने काम में अकेला है तो मुझे और मज़ा आ गया कि अगर आप बेटा जी परिंदों का एक गोल उड़ता है, आप उसको देखते तो आप उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन उस गोल में अगर एक परिंदा भी नया आ जाता है, अलग सा होता है, वो कौवा ही क्यों ना, आप कहते यार इस गोल में ये कौवा क्या कर रहा है, यार इस कौवे के गोल में चिड़िया क्या कर रहा है। तो जब मैंने देखा, हाजी खान फरोज ने जब देखा कि मेरी इस उड़ान में तो कोई मेरे आगे पीछे तक नहीं है, फिर मुझे और मज़ा आ गया, और मज़ा आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इंजॉय करता हूँ। जब मैं चलता हूँ तो मैं अल्लाह की बड़ी आजिज़ी के साथ अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार होता हूँ कि मुझ जैसा कोई नहीं है। तो बस शायद अब आगे इसी तरह ये चलता रहेगा जब तक जान में जान है। लेकिन इंसान को निकलना चाहिए, कोई अपनी पहचान करानी चाहिए। रमेश कुमार को अगर आप देखें तो हमारे पास कई नाम होंगे। रमेश कुमार बीएम भी हो सकता है, कई नाम होंगे, लेकिन रमेश कुमार के अंदर भी एक खूबी होगी जो अभी उसको भी नहीं पता। जिस वक्त उसको उस खूबी का पता चल गया तो फिर वो जो रमेश कुमार या वो जो हाजी खान फरोश हमारे सामने आएगा, असल शख्सियत, असल चेहरा वही होगा। हम सबको अपने अंदर के चेहरे को तलाश करना चाहिए और दुनिया को वो दिखाना चाहिए कि असल ये है। मुझे खान फरोश को अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया कि 60 साल उम्र गुजारी, मर गया, कब्र पे मिट्टी और उसके बाद ख़त्म हो गया, और फिर नया बच्चा पैदा हुआ, उसका भी किसी ने खान फरोश रख दिया, वो 60 साल जीता रहा, वो मर गया। नहीं, उस खान फरोश, इस खान फरोश, इस रमेश कुमार, दूसरे की, इनकी अपनी एक तफरीक है। वो तफरीक मुझे जब पता चल गया और मैं समझ गया तो मैंने वो तफरीक करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़ी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा बाबा जी, हाल ही में आपने जो कराची सिंध से साइकिल पे सफ़र किया था अमन का पैगाम लेके, उसको आप कैसे देखते हैं? आपने कहाँ तक सफ़र किया और आपका रास्तों में जो इस्तकबाल हुआ, आपसे लोग जो मिले, कितनी आपसे मोहब्बत की इज़हार किया, उस हवाले से थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा किया बीएम के आपने ये सवाल किया, क्योंकि ताज़ा तरीन टूर भी था और इसमें मुझे बेतहाशा मोहब्बत मिली थी। इसके बावजूद कि सिंध में लॉकडाउन की सूरत हाल, मेरे 28 को मैं पहुंचा था, 27 फरवरी को कराची अपने टूर के आगाज़ के लिए, क्योंकि मेरा साइकिल ऑलरेडी वहाँ पहुंच चुका था और मैंने इस मरतबा स्टार्ट वहाँ से लेना था राशिद मिन्हाज शहीद के मज़ार से। तो बड़ा अच्छा टूर और बहुत ज़बरदस्त हमने प्लानिंग की थी, लेकिन फिर कोरोना की वबा ने हमें थोड़ा सा परेशान किया। लेकिन बहरहाल वहाँ पर मुझे फतेह सोमरो और गुफरान साहब और कुछ मेरे रिश्तेदार थे, हमने छोटी सी एक मीटिंग रखी और वहाँ पर उन लोगों ने मुझे वहाँ से अलविदा कह दिया।
मदार कायद से हमने स्टार्ट किया था और फिर बरास्ता इंडस सुपर हाईवे हैदराबाद से होते हुए मैं फिर जीटी रोड से होते हुए मोरो और मोरो से मैं फिर चला गया दादू की तरफ। यहाँ पर बेहतरीन इस्तकबाल हुए और जो जो टारगेट मैंने रखे थे अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मैं बड़े टाइम के साथ पहुंचा रहा। लाड़काना पहुंचने के हालात में ये हुआ कि हमने एक मुंजेदाड़ो का भी वहाँ पे विजिट रखा, फिर वो भी साथ हो गया। लाड़काना से मैं शादात कोट चला गया और वहाँ से मैं जाके उस्ता मोहम्मद में बलूचिस्तान में भी पहुंच गया ताकि बलूचिस्तान मेरे टूर का हिस्सा और हम 4 सूबों को टच कर सके। फिर वहाँ से वापस ही लाड़काना और यहाँ से होते होते जब मैं वापस जीटी रोड पे आया सक्कर रोड़ी के पास, तो रोड़ी जब मैं पहुंचा तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या मैं गोल्ड की डर की या इस इलाके में स्टे करूं और या मैं सीधा साइकिल दड़ादड़ पहुंचा और मैं संजरपुर पहुंच जाऊं। तो संजरपुर में मेरे एक इस्माइल बेटे से बात जब हो गई, फिर मैंने कहा कि नहीं बेटा मैंने आपके पास पहुंचना है। ये तमाम इलाकों में लाड़काना, शादात कोट, उस्ता मोहम्मद और सईदाबाद, हैदराबाद, इनमें जो मेरे कुलीग और जानने वाले थे उन्होंने मेरा बेहतरीन इस्तकबाल किया और उस इस्तकबाल के साथ साथ वहाँ पर जो उन्होंने छोटे छोटे प्रोग्राम रखे थे, वहाँ से सिंध से तो मैं खैरियत के साथ निकल आया, लेकिन जब पंजाब पहुंचा तो वही सूरत हाल जो पहले सिंध में थी वो पंजाब भी पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पर हमने बड़ी मुश्किल के साथ बुरेवाला में तो अपना एक फंक्शन किया, इसमें था मेजर तुपेर शहीद के मज़ार पे। और इस टूर का मकसद बेटा ये था इस मरतबा कि मैं उन तमाम हीरोज़ के पास चला जाऊँ कि जिन्होंने निशान हैदर पाकिस्तान की दिफा के लिए हासिल किया है। इसके पहले 2 शहादा मैंने 2019 में टच किए थे, कर्नल लालिक जान शहीद और कर्नल शेर खान शहीद, लेकिन ये बाकी रहते थे। वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर तक कदर हालात बेहतर थे, लेकिन लाहौर से लेकर फिर जब मैंने ख़त्म किया ये हालात काफ़ी ख़राब थे। बस मैं अपने टारगेट्स पे पहुंचता था, अपने टूर को समेटने की कोशिश करता था, छोटे छोटे फंक्शन अटेंड करते थे। सिर्फ एक बड़ा फंक्शन हमने अटेंड किया था, इसमें जो था झेलम में एक माजूरों का और डिसेबल और बूढ़ों का एक सेंटर है, वहाँ पर मैडम आसिया वो चलाती है और उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा था, लेकिन हमने अपने आप को कैमरे की आंख से छुपा के रखा। लेकिन 22 दिन के बाद मैं अपने कस्बे पहुंच गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं जाऊंगा तो मेरा 1-2 घंटे का सफर रहता है, तो कर्नल शेर खान के शहीद पर जो फाइनल सेरेमनी होगी वो करनी है। लेकिन अभी मैं अपने कस्बे में हूँ और ये तकरीबन कोई 2300-2350 किलोमीटर का सफर था जो मैंने 20 दिन में मुकम्मल किया और बहुत अच्छा था। सिर्फ ये थी कि कोरोना की वबा ने मुझे थोड़ा सा परेशान किया था और फिर यहाँ पहुँच के मैं तकरीबन 10-15 दिन खुद अपने घर से नहीं निकला हूँ कि मैं सिंध से आया हूँ, अल्लाह ना करे कहीं मेरे साथ तो ये ट्रेजिडी ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ, अभी तक ये 2-1.5 महीने गुजर गए, अल्लाह आगे खैर रखे। जबरदस्त। अच्छा बाबा जी, सिंध के लोग आपको कैसे लगे? मतलब आप रास्ते में आए, इस्तकबाल किया, क्या आपका जो पैगाम था अमन का, उस हवाले से आपने लोगों को कैसे देखा? बेटा जी मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो अजरक है ये मेरे पास इधर पक्की पड़ी रहती है और हमारे पाकिस्तान में बहुत जगह हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज हैं, लेकिन जो सिंध की अजरक है और जो सिंध की टोपी है ये बहुत ज़्यादा गिफ्ट होती है। हर बंदा बड़े फख्र के साथ पेश करता है और मैं तो क्या उसको बोलते हैं कि हम तो जहन्नम से भी मोहब्बत निकाल लाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी जगह बेतहाशा है और बहुत ज़्यादा है कि जो वाकई दिल से मोहब्बत करते। हमारा सिंध धरती भी इस मोहब्बत में किसी के कम नहीं है। अगर हमारा कराची देखे जो हम कहते हैं कि वहाँ पर मुहाजिर बिरादरी है, लेकिन वो भी किसी से मोहब्बत करने में कम नहीं है।
अब आपको पता है कि मेरा क्या मसलक हो सकता है, मेरी ज़बान क्या है, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ। जब आप मुझसे मोहब्बत करते हैं इसका मतलब है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसके बावजूद कि आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो जितने भी लोग मुझसे जी जी। मोहब्बत करते हैं, असल में ये पाकिस्तान है। ये बगैर किसी लसानी, बगैर किसी मजहबी तफरीक के, बगैर किसी इलाके के मुझे मिलते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ नाम सुन के मोहब्बत नहीं करते और न ये सिर्फ कौम देख के मोहब्बत करते, बल्कि ये बेलोस मोहब्बत करते हैं। तो सिंध भी मैंने उसमें सबसे बेहतरीन पाया, बलूचिस्तान अपनी जगह, गिलगित और चतराल की अपनी बात है। लेकिन सिंध तो मेरा बहुत आना जाना हुआ, क्योंकि मेरे 3 टूर कराची के लगे और एक मरतबा में जेकबाबाद और इस साइड से होके सिंध की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ गया था। तो मेरा ख्याल है मेरी साइकिलिंग का सबसे ज़्यादा जो एरिया टच हुआ है वो सिंध में टच हुआ है, और सिंध के बाद पंजाब में टच हुआ है। अच्छा बाबा जी, कहते हैं कि जज्बा जवान हो तो उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माशाल्लाह अभी आप इस एज में हैं तो समझें कि आप मतलब बूढ़े हैं, लेकिन जज्बे आपके जवान है तो मतलब जवान है। तो क्या समझते हैं आप, साइकिल पे सफर करते हैं, थकते नहीं हैं क्या? आपको अपने रिश्तेदार या अपने घर वाले आपको रोकते नहीं, बाबा जी अब इस उम्र में आराम करो, अल्लाह का नाम लो, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बेटा आपने बहुत अच्छा कहा। मज़ा तो तब आता है जब आपके पास सहूलतें हों और आप वो छोड़ दें और किसी की खुशी में शामिल हो जाए। जब आपके पास सब कुछ हो और वो छोड़ दे, जब आपके पास औलाद हो, घर हो और वो छोड़ दे और आप किसी की दुख में शामिल हो जाए, किसी की खुशी में, तो मज़ा तब आता है। मेरे पास भी ये सब कुछ है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बेटा जी कोई लैंडलॉर्ड आदमी हूँ। इंशाल्लाह 2 वक्त की दाल साग अल्लाह बड़ी इद्दत के साथ दे रहा है, और है भी, पोजीशन भी यही है। पेंशन आती है, हम खाते हैं और अगले महीने के पेंशन का इंतजार करते हैं और वो फिर आ जाती है और बेहतरीन टाइम गुजर रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास हमसे भी बहुत कम वसाइल हैं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं कुछ छोड़कर इस मुहिम में निकल जाता हूँ तो मुझे फिर बड़ा मज़ा आता है। और मज़ा इसलिए आता है कि मैं उन लोगों की तकलीफ से भी बाखबर हो जाता हूँ। तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मेरी एक रात अगर किसी जोगियों वाले के पास आ जाए तो दूसरी किसी खेमे वालों के पास आ जाए और मैं उनके साथ। लेकिन कभी कभी फिर अच्छा है इसलिए नहीं लगता। मैं कहता हूँ लोग कहेंगे कि बाबा इनके पास पता नहीं क्यों रहने के लिए आया है, हालांकि मेरी ख्वाहिश होती कि मैं उनको थोड़े बहुत खाने के पैसे दूं। अब मसलन आप मेरे बेटे, अगर आप वहाँ पर अवेलेबल हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैं आपकी कोई वाकिफियत है तो मुझे ऐसी कच्ची बस्ती में मेरा इंतज़ाम करवा दें। लेकिन ऐसे भी नहीं होते, फिर वो मुझे मुनासिब नहीं समझते वहाँ ठहराना। जब आप इस तरीके से किसी के पास जाते तो आपको उनकी तकलीफ का भी पता चल जाता है और वो भी कुछ देर के लिए बेटा अपने गमों को भूल जाते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं लोगों के गमों को थोड़ा सा कम कर दूं और उनकी तकलीफ़ों को ख़त्म तो नहीं कर सकता, कुछ देर के लिए वो भूल जाएं। बस एक छोटी सी अदा है, मैं कर रहा हूँ और शायद अल्लाह को पसंद आ जाए और वो हमारे लिए कोई खैर का दरिया बन जाए। बाबा जी सवाल तो बहुत है आपसे करने थे, लेकिन टाइम की हमारे पास किल्लत होती है, 30 मिनट घंटे भी होता है। तो अभी आखिर में मैं चाहूँगा, आपसे बहुत से लोग प्यार करते हैं, स्पेशली यूथ करते हैं या और भी दुनिया के जो लोग रहते हैं, यकीनन आपको जानते हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन लोगों को क्या आप पैगाम देंगे कि वो भी आपकी तरह मतलब ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर दें? बेटा जी लोग क्या कितनी मोहब्बत करते हैं वो तो आप देखते हैं। मैं जिनके पास पहुंचता हूं और मेरी पहली पहुंच के साथ जो तस्वीरें आप तक पहुंचती हैं, जो पहली मुलाकात में उनके साथ मेल जोल आप तक पहुंच जाते हैं, तो आप समझेंगे कि पता नहीं चाचा जी या बाबा जी इनको पहले से जानता होंगे। लेकिन मेरी अक्सरियत सबके साथ पहली मुलाकात होगी। जिस तरह इस मरतबा मैं आपके इलाके से क्रॉस करके जब संजरपुर पहुंचा तो इस्माइल से भी मेरी पहली मुलाकात थी और इसके साथ दोस्ती मेरी फेसबुक पे बस हफ्ता पहले ही बन चुकी थी। लेकिन वहाँ पहुंचा हूँ, वो इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, फिर मुझे मुझे अपने घर ले गए। घर से फिर उन्होंने खाने का अरेंज किया था। मैंने कहा जी दाल साग, वो कहते नहीं हमने खाने का ये इंतज़ाम। ये मोहब्बत, वो जो मोहब्बत देते हैं जो मैं देता हूँ,
اصل میں یہی ایک دوسرے کو پہچان کا اور پاکستان کے ایک روشن چہرہ دکھانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ یہ چاچا جی یا یہ بابا جی یا جی ناظرین، نیٹ ورک کا بھی تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا، منقطع ہو گیا تھا ہمارا رابطہ حاجی صاحب سے، لیکن حاجی صاحب نے آخر میں اپنا پیغام دے رہے تھے، تو بہت سا اچھا پیغام ہے، بہت اچھی اس کی مثالیں ہیں. ہم کوشش کریں گے کسی نئے پروگرام میں پھر اگر کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے رمیش کمار بی ایم کو دیجیے گا اجازت. اللہ بھائی.